हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं। मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चलिए। आजकल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज में आज की है थर्ड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था मीनिंग, डेफिनेशन और प्रोसेस के बारे में। दूसरे वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि स्कोप क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आज उसी टॉपिक को कुछ और आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है और उसके साथ ही साथ मॉडर्न अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। फाइनेंस के रिलेटेड डिसीजंस लेना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी काम है। इसके लिए प्रॉपर कंसेप्चुअल और एनालिटिकल फ्रेमवर्क की जरूरत होती है ताकि बारीकी से चीज को समझा जाए और उसी हिसाब से डिसीजंस लिए जाएं। अब अगर आप स्लाइड को ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखेंगी दो अप्रोचेस। पहली है ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल थिंकर्स के द्वारा ही दी गई थी। फिर समय बदलता गया और मॉडर्न स्कॉलर्स आ गए जिन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दायरा बहुत ही बड़ा कर दिया। पर जब हमने एक टॉपिक को समझना होता है तो शुरुआत से ही उसे जानना पड़ता है। आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ट्रेडिशनल अप्रोच को देने वाले स्कॉलर्स का ये मानना था कि कोई भी फाइनेंस मैनेजर हो, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है रेजिंग ऑफ फंड्स, पैसे की उपलब्धि कैसे सुनिश्चित की जाए, साथ में चॉइस करना ऑप्टिमम सोर्स की, जहां से पैसा लिया जा रहा है वह सिक्योर हो, टाइमिंग बिल्कुल सही हो, जहां से स्टॉक ले रहे हैं वह सब टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ते हुए ही लेना है। प्लानिंग इस प्रकार से की जाए कि क्वांटिटी भी सही आए पैसे की और पैटर्न मतलब जैसे जैसे पैसा कंपनी में आता है वह भी जरूरत के अनुसार ही आए। पैसा आया उसकी एलोकेशन की जाए अलग अलग एसेट्स में, और ये सारे काम को मैनेज करना ही ड्यूटी थी फाइनेंस मैनेजर की। और इस अप्रोच के अंदर ये भी माना गया कि पैसा जो बिजनेस में आएगा उसमें सबसे बड़ा काम ये होगा कि ये पैसा इस प्रकार से यूज किया जाए कि वह जितने भी बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनकी भरपाई अच्छे से कर पाए। ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत ये माना गया कि फाइनेंशियल मैनेजर जो होगा उसके तीन ही मेन काम होंगे। सबसे पहला काम जो फाइनेंस मैनेजर को करना होगा वह ये होगा कि किस प्रकार से फंड्स को, रिक्वायर्ड फंड्स को फाइनेंस किया जाए। उसके बाद दूसरी बात जो उसने ध्यान में रखनी होगी कि क्या वॉल्यूम होगा फंड्स का, कितना पैसा चाहिए होगा टोटल। उसके बाद उसने ये देखना होगा कि किस एसेट्स में इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना ही मेन जिम्मेवारी है एक फाइनेंस मैनेजर की। ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ने ये बोला कि फाइनेंस मैनेजर जब भी पैसे की उपलब्धि सुनिश्चित करेगा, साथ में उसके जो मेजर एरियाज होंगे, सबसे पहला होगा कि कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया जाए और कैपिटल मार्केट का क्या रोल होगा। मतलब ये हुआ कि ये एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच हुई जहां पर इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी करना, इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करना और ये देखना कि पैसा कहां कहां से ऑब्टेन करना है सबसे जरूरी काम है। उसके बाद जो दूसरी बात यहाँ पर देखी गई कि एपिसोडिक इवेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। तो क्या होते हैं एपिसोडिक इवेंट्स? जैसे कि कंपनी को फॉर्म करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है। उसकी
रिकॉग्निशन करवाना किसी भी एक्ट के अंदर, अगर कंपनी ने कोई मेजर एक्सपेंशन करनी है, मतलब कोई मर्जर करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, इसके अलावा अगर लिक्विडेशन करनी है, तो इन सब के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। उसके बाद प्रोसीजरल एस्पेक्ट को बहुत गौर से स्टडी किया जाता था। जहां से लोन लेना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करवाता है वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर से लेना है उसकी क्या कंडीशंस हैं, मनी लेंडर से लेना है। कहने का मतलब ये हुआ कि आउटसाइडर्स के इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। इसके अलावा लीगल एस्पेक्ट्स, जब भी बिजनेस के अंदर पैसे की जरूरत होती थी तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गौर किया जाता था। अब अगर आपने इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो अप्रोच थी ये थी आउटसाइडर लुकिंग इन अप्रोच। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर वालों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया एज कंपेयर टू इंटरनल मैनेजमेंट। इस बात के साथ ही हमें एक क्लैरिटी तो हो गई कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर काफी कमियां हैं। यही बात हमें लेके चलती है इसके ड्रॉबैक्स के ऊपर। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है लॉन्ग टर्म इश्यूज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं तो हमने बात की एपिसोडिक इवेंट्स की जो डेली नहीं होते। यहाँ पर बिल्कुल बात भी नहीं की गई शॉर्ट टर्म इश्यूज की, जैसे कि वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा इस अप्रोच के अंदर इंटरनल मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि आउटसाइडर लुकिंग इन अप्रोच फॉलो की गई है, जबकि अप्रोच फॉलो की जानी चाहिए इनसाइडर लुकिंग आउट, जहां पर इंटरनल मैनेजमेंट या इंटरनल डिसीजन मेकिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर पूरा गौर दिया गया है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स के ऊपर, पैसा कहाँ से लें, स्टडी की गई सप्लायर ऑफ फंड्स की, इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की, उनका क्या इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में, उस पे तो बहुत फोकस किया, पर इंटरनल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया गया। और ये आजकल के टाइम में एक सही अप्रोच साबित नहीं हो सकती। अगली कमी, नो फोकस ऑन फंड्स यूटिलाइजेशन, पैसे को प्रोक्योर करना, पैसे की उपलब्धि बनाना, इसके ऊपर तो बहुत ध्यान दिया गया, बट ये एक नैरो सेंस है। पैसे को लेकर आना ही जिम्मेवारी नहीं है, पर उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होगी, कंपनी की जरूरतें क्या हैं, उसको स्टडी नहीं किया गया। स्पेसिफिक पर्पस क्या है जिसके लिए पैसा आ रहा है, ये भी ध्यान नहीं दिया गया। तो सारा ध्यान यूटिलाइजेशन के ऊपर ही दे दिया, किस तरीके से उसको एलोकेट करना है उसे स्टडी नहीं किया गया। कहने का मतलब ये है कि बहुत कम अटेंशन दी गई डे टू डे फाइनेंशियल एक्टिविटीज के ऊपर। इसी कारण से इस कंसेप्ट की डाउनफॉल हुई और नए स्कॉलर्स आ गए जिन्होंने एक और अप्रोच को जन्म दिया। तो मॉडर्न अप्रोच जैसे ही आई उसने सारी फिलॉसफी को बदल के रख दिया। अब जमाना आ चुका था 21वीं सदी का, जहां पर फाइनेंशियल मैनेजर के रोल को बहुत ही ज्यादा वास्ट कर दिया गया। इसके अंदर कई चीजें इंक्लूड हो गई, जैसे कि हमारी कंपनी कितनी बड़ी होनी चाहिए, साथ में एक नया पॉइंट जुड़ा, हाउ फास्ट शुड इट ग्रो, कितनी तेजी से हम अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं, किस फॉर्म में अपने एसेट्स को रखा जाए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। इसके साथ ही लायबिलिटीज की कंपोजिशन क्या होगी, कितना पैसा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जाएगा और कितना शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में जाएगा। इन्हीं 3 क्वेश्चंस ने फाइनेंशियल मैनेजर के दायरे को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ये एक नई अप्रोच थी जिसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को स्टडी करना, अच्छे से उसका एनालिसिस करना, उसे बहुत ज्यादा अहमियत दी गई। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजंस के ऊपर भी गौर कर लिया गया। तो मॉडर्न सेंस को हम
कई सारे पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसे देखा जा सकता है। मॉडर्न स्कॉलर्स ने बहुत ज्यादा साउंड कंसेप्चुअल और एनालिटिकल थ्योरीज को फॉलो किया और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप को वाइड कर दिया। एम्फेसिस अब शिफ्ट हो चुका था। जैसे ट्रेडिशनल में एपिसोडिक फाइनेंसिंग की बात की गई थी, यहाँ पर मैनेजरियल फंक्शनल प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान दिया गया। पैसे को रेज करना ही नहीं, उसके साथ साथ उसकी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के ऊपर भी गौर कर लिया गया। तो प्रिंसिपल कंटेंट्स जो थे मॉडर्न अप्रोच के, उसे 3 भागों में बांटा गया है। गौर कीजिए, सबसे पहला यहाँ पर आ जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो चलिए इसी से हम इस पॉइंट की शुरुआत कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। जब बात आ जाती है वैल्यू क्रिएट करने की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का वहां पर रोल बढ़ जाता है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? यहाँ पर बात आ जाती है पैसे को इन्वेस्ट करने की। इन्वेस्ट करना है कैसे? प्रपोजल में, जिसका बेनिफिट तुरंत नहीं आएगा, जो रियलाइज होगा फ्यूचर में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आ जाते हैं जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन, टेक ओवर, अमेलगामेशन या मर्जर के रिलेटेड डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेना एक प्रकार से एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है। यहाँ पर आप रिलेट कीजिए, जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे थे वहां पर सिर्फ फंड्स को रेज किया गया था, लेकिन जब हम मॉडर्न अप्रोच में आए तो सबसे पहला डिसीजन आया इन्वेस्टमेंट का, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इन्वेस्टमेंट करते समय सिलेक्शन करनी पड़ती है कि किस एसेट में पैसा लगाया जाए। अब यहाँ पर बात आ जाएगी कि एसेट जिसमें पैसा लगाना है वह भी 2 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में जब गौर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले डिसीजंस जो मैंने बात की है वह है कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस, जो कि होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स के रिलेटेड, जिसमें आ जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज या कोई प्रॉपर्टी लेना जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होगी, या किसी ऐसी जगह पर पैसा लगाना जिसकी यील्ड कई सालों बाद आएगी फ्यूचर में। और दूसरे जो डिसीजंस यहाँ पर आ जाते हैं वह आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के। ये हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स या करंट एसेट्स से रिलेटेड डिसीजंस। ये कोर्स ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं जो कि बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, मतलब थोड़े से टाइम में। जनरली ये माना जाता है विद इन 1 ईयर जिन्हें कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए अब हम डिटेल में जानते हैं कि कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होती है। कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग एक बहुत ही क्रूशियल फाइनेंशियल डिसीजन है, क्योंकि इसके अंदर 3 मेन काम करने पड़ते हैं जो कि मैंने आपको एक डायग्राम की मदद से समझाए हैं। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ एन एसेट या इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, या एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जिसके बेनिफिट्स फ्यूचर में कंपनी को अवेलेबल हो जाएंगे। एक एक करके हम सबको जानते हैं। ये सब लॉन्ग टर्म के रिलेटेड डिसीजंस हैं। जैसे सबसे पहला जो एस्पेक्ट हम देखते हैं जो कि रिलेटेड है चॉइस ऑफ एसेट से या सिलेक्शन ऑफ एन एसेट से। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है कि मैंने लिखा है न्यू एसेट। अब इसका मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं न्यू एसेट की, इसका मतलब ये है कि कंपनी ये डिसाइड करेगी कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जिनमें से किसी को चूज करते हुए पैसा लगाया जा सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर लिखा है री एलोकेशन ऑफ कैपिटल। मान लीजिए ऑलरेडी पैसा किसी एसेट में लगा हुआ है, पर जिस एसेट में पैसा लगाया गया है उसने उतनी कमाई नहीं करके दी जितनी कंपनी ने सोची थी, तो उसमें से पैसे को निकाल लिया जाएगा और किसी और एसेट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो जब हम बात करेंगे कि किसी एसेट को एक्सेप्ट करना है या नहीं, इसका आधार एक ही होगा, वो होगा कितने रिलेटिव बेनिफिट्स वह एसेट दे सकता है। बेनिफिट्स का मतलब है रिटर्न्स।
तो मेजर की जाएगी उसकी वर्थ कि क्या ये पैसा लगाने के काबिल है, क्या ये प्रपोजल अच्छा है। इसके साथ ही हम पहुंच जाते हैं दूसरे के ऊपर कि हम ये देखना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल कैसा है। तो किसी भी प्रपोजल को स्टडी करने से सबसे पहली बात आ जाती है कि उसमें रिस्क कितना है, अनसर्टेनिटी का क्या एलिमेंट है। देखिए, कोई भी एसेट हो उसके बेनिफिट्स तो फ्यूचर में ही होंगे, और फ्यूचर तो है अनसर्टेन, तो किसी को नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होगा। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क कितना है, क्या लगता है कंपनी को इसमें से कितना पैसा आ सकता है, उसे टेक्निक्स की मदद से स्टडी किया जाता है। रिस्क भी देखेंगे और रिटर्न्स को भी स्टडी किया जाएगा। उसके बाद फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जिसके अंदर किसी भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन की जाती है एक प्रॉपर नॉर्म को फॉलो करते हुए। नॉर्म का मतलब होता है स्टैंडर्ड, किसी को आधार मान के उसके बेनिफिट्स को देखा जाता है, जैसे कि कट ऑफ रेट क्या जा रही है, या मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न क्या है, या कंपनी खुद से भी निश्चित कर सकती है कि हमें रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब पैसे को इन्वेस्ट करना है तो उस पैसे को कहीं से उपलब्ध करवाया जाएगा, तो उस पैसे की उपलब्धि में कितनी कॉस्ट हमें पड़ी उस चीज को स्टडी करना, क्योंकि अगर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और रिटर्न्स कम होगी, ऐसी इन्वेस्टमेंट किसी भी काम की नहीं मानी जा सकती। तो ये थे कैपिटल बजटिंग के रिलेटेड डिसीजंस। इसे हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में और डिटेल में भी जानेंगे। दूसरा पॉइंट आ जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। अब जैसे कैपिटल बजटिंग होती है लॉन्ग टर्म के लिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होती है करंट एसेट्स के लिए। तो जैसे कि मैंने स्लाइड में लिखा है, दिस इज मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने आपके लिए करंट एसेट्स के बारे में भी दिखाया है। जैसे सबसे पहले करंट एसेट की बात आ जाती है कैश, उसके बाद दूसरा आ जाता है रिसीवेबल्स, और तीसरा आ जाता है इन्वेंट्री यानी के स्टॉक। इन तीनों को मैनेज किया जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। तो जो भी करंट एसेट होगा, जो भी डे टू डे वर्किंग ऑफ बिजनेस के लिए एसेट्स को मैनेज करना होगा, उसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोला जाता है। कोई भी बिजनेस हो, उसे अपने शॉर्ट टर्म सर्वाइवल का ध्यान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ हम लॉन्ग टर्म सक्सेस की बात करेंगे तो वह मुमकिन नहीं हो पाएगा। शॉर्ट टर्म को संभालना है तभी लॉन्ग टर्म सक्सेस मुमकिन हो पाएगा। इसका मतलब ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक ही मेन मकसद है कि करंट एसेट्स को इफेक्टिवली मैनेज किया जाए। जब हम इसको मैनेज करने की बात करते हैं तो यहाँ दो कंसेप्ट स्टडी करने पड़ते हैं, एक है प्रॉफिटेबिलिटी का और एक है लिक्विडिटी का। हर एक बिजनेस चाहता है कि पैसा ऐसे मैनेज हो कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए जा पाए, पर प्रॉफिट के चक्कर में ऐसा ना हो कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन ही खराब हो जाए। इसका मतलब ये है कि कंपनी को बहुत गौर देना पड़ेगा कि कंपनी के अंदर ट्रेड ऑफ हो। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि इस प्रकार का बैलेंस क्रिएट करना कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी बुरा असर ना आए और लिक्विडिटी यानी जो कंपनी की स्थिति है लिक्विड कैश के साथ वो भी खराब ना हो, ना तो इनएडिक्वेट हो जरूरत से कम और ना हो अननेसेसरी जरूरत से ज्यादा। तालमेल बना के रखना है करंट एसेट्स के बीच में। चलिए हम एक एग्जाम्पल की मदद से जान लेते हैं कि लिक्विडिटी पोजीशन को कब सही माना जा सकता है। तो स्लाइड पे जरा गौर कीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है एनफ कैश इन हैंड। कंपनी की बैलेंस शीट में इतना कैश हमेशा हो कि कंपनी अपने डे टू डे एक्सपेंसेस, जो कंपनी के रोजमर्रा के खर्चे हैं, उन्हें अच्छे से कर पाए। ये रोजमर्रा के खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं? ये खर्चे हो सकते हैं जैसे कि सैलरी देना एम्प्लॉइज को, अगर वर्कर्स काम करते हैं उन्हें समय पर तनख्वाह देना, साथ में ये भी सुनिश्चित करना कि कंपनी के अंदर प्रोडक्शन कभी भी ना रुके।
हमेशा ही पैसा उपलब्ध हो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। अगर तो ये सारे खर्चों के लिए पैसा उपलब्ध है, इसका मतलब कंपनी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन प्रॉपरली मैनेज्ड है। तो जब एक फाइनेंस मैनेजर को ये काम सौंपा जाएगा तो उसने देखना होगा कि कंपनी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि या तो हो जाए गड़बड़। कहने का मतलब क्या कि जब इन्वेस्टमेंट करी तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी कैश में, जिस वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एक एडवर्सली यानी नेगेटिव तरीके से इफेक्ट हुई, या तो बहुत ही लेस इन्वेस्टमेंट कर दी, मतलब कंपनी इललिक्विड हो गई। जिन खर्चों के बारे में अभी आपको मैंने बताया उनकी भरपाई करने के लिए समय पर पैसा ही उपलब्ध नहीं हुआ। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ट्रेड ऑफ करना। मॉडर्न अप्रोच में जो दूसरा डिसीजन आ जाता है वह है फाइनेंसिंग डिसीजन। इसको हम ब्रॉडली समझें तो इसका मतलब है ऐसा एसेट मिक्स तैयार करना, मतलब ऐसी कंपोजिशन बनाना एसेट्स की जो कि कंपनी के लिए बेहतरीन हो। इसके अंदर फाइनेंसिंग डिसीजंस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इसे लीवरेज भी बोला जा सकता है। तो जब कंपनी के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया जाता है वहां पर काम आते हैं दो। कंपनी ने डिसाइड करना होता है कि इस कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर प्रोपोर्शन क्या रखना है चीजों का। चीजें हैं दो, एक तो है डेट। डेट का मतलब होता है जब हम पैसा बाहर के सोर्सेज से लेते हैं, इन सोर्सेज को कंपनी को फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और दूसरा जो पोर्शन आता है वह होता है इक्विटी कैपिटल का, जहां पर कंपनी अपने ओनर्स की हिस्सेदारी को बढ़ाती है ज्यादा शेयर कैपिटल को इशू करते हुए, और बदले में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना पड़ता है कंपनी को। इस डिसीजन के अंदर चॉइस ऑफ प्रोपोर्शन बहुत अहमियत रखती है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होना चाहिए। इसे दो एस्पेक्ट्स में स्टडी किया जाता है। सबसे पहला एस्पेक्ट तो है एक थ्योरी का, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर थ्योरेटिकल रिलेशनशिप स्टडी की जाती है एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेट एंड रिटर्न टू शेयर होल्डर्स की। इसके अंदर डेट को यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आप स्लाइड के ऊपर गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये बोला गया कि जब डेट को यूज किया जाएगा उससे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि नियमित तौर पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट चला गया, इसका मतलब ये एक कॉस्ट है, पर ये जो है ये प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं मांग सकते, जिस वजह से शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगी। इसके बाद इसमें ये भी बोला गया कि जब आप डेट को यूज करेंगे उस वजह से हर समय इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए फाइनेंशियल रिस्क का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो यहाँ पर जो फाइनेंस मैनेजर होगा उसका काम आ जाएगा कि वह बैलेंस क्रिएट करे, ट्रेड ऑफ, जिसका मतलब तालमेल बिठाना है, किसमें, रिस्क में और रिटर्न में। ऐसी प्रोपोर्शन तैयार की जाए कि डेट और इक्विटी की वह मात्रा हो जो कि एक बेहतरीन कैपिटल स्ट्रक्चर बनाए। कॉस्ट उतनी हो जितनी कंपनी बियर कर पाए, शेयर होल्डर्स को भी ज्यादा फायदा हो, यानी मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो इसी प्रकार से कैपिटल स्ट्रक्चर को बेहतरीन तरीके से बनाना, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन दोनों को रिलेट करना ही एक बहुत बड़ा काम है फाइनेंस मैनेजर का। तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस। ये वह डिसीजन है जिसमें एनालिसिस किया जाता है कि बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया है उसे किस प्रकार से कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके हैं, या तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए शेयर होल्डर्स को, किस प्रकार से, डिविडेंड के रूप में, या ये जो प्रॉफिट कमाए गए हैं इसे बिजनेस अपने पास ही रिटेन करके रखे। रिटेन का मतलब होता है अपने पास ही जमा करके रखना। अब इन दोनों कामों में से क्या किया जाए,
ये सोचना ही तो एक एनालिटिकल काम है जो कि करना पड़ेगा एक फाइनेंस मैनेजर को। तो फाइनेंस मैनेजर इस डिसीजन को लेता है डिविडेंड पे आउट रेशियो की मदद से। इसके अंदर बहुत गौर किया जाता है कि किस प्रोपोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट को देना है शेयर होल्डर का, और फाइनल डिसीजन जो भी होगा वहां पर ये देखा जाएगा सर्व सहमति के साथ। जैसे कि ये देखा जाएगा कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी प्रेफरेंस क्या है, क्या वे ये चाहते हैं कि प्रॉफिट का हिस्सा हमें दे दिया जाए, या जो भी नई नई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उन्हें ग्रैब कर लिया जाए और बिजनेस को ग्रो किया जाए। तो इस तरीके से अगर एक कंपनी की लो पे आउट रेशियो है, इसका मतलब ये है कि कंपनी बिलीव करती है री इन्वेस्ट करने में, कंपनी अपनी अर्निंग से और ज्यादा कमाना चाहती है और एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहती है, जो कि बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। तो इसके साथ ही हमारी दोनों अप्रोचेस काफी डिटेल में डिस्कस हो गई हैं और हमने ये जान लिया है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो एक नैरो परसेप्शन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे को कैसे लेके आना है उसे स्टडी किया गया है। पर जो मॉडर्न अप्रोच है वो काफी ब्रॉड हो गई है, जिसके अंदर 3 मेजर डिसीजंस जो कि इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड के रिलेटेड हैं, उन्हें इंटर रिलेट करके ही स्टडी किया गया है और कंपनी को एक ऑप्टिमम लेवल पर लेके जाने की कोशिश की गई है। तो इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द और हम जानेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कंसेप्ट्स क्या हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द।